Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So in this PYQ discussion of UP special, we are on the theme of agriculture. There are two videos which I have already posted on the channel. So now we are going to the third question, which is on land reform in Uttar Pradesh. So as I like in the last video, we have discussed this particular question of what is the why उत्तर प्रदेश होल्ड्स अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स. और उसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज बेस्ड ऑन चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों के साथ में, और सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट. तो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग जितने भी डायमेंशंस है उतने डायमेंशंस हम कवर करते चले जा रहे हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जो आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर टू रीजंस फॉर दिस. वन, दिस टॉपिक इज नॉट एज जेनरिक एज इट सीम्स टू बी. कॉमन सेंस लगाओगे, एक बार इसको पढ़ लोगे एंड यू फिट इन सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ लैंड रिफॉर्म, तो समझ में आने लगेगा ये. देन यू विल बी एबल टू स्टोर इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन बिना समझे ये कोशिश करोगे कि हम रट लें किसी तरीके से, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. क्योंकि दिस लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश हैज़ अ हिस्टोरिकल कनेक्शन. कैसा हिस्टोरिकल कनेक्शन है? व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे हैड दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, तो उसमें उन्होंने जो भी ट्रेडिशनल हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह था उसको उसमें बहुत सारे चेंजेस किए. जमींदारी सिस्टम, महलवादी सिस्टम, रोयतवादी सिस्टम, ये तीन जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे ये हम लोगों ने पढ़ रखा है. अगर वो पढ़ रखा है एंड आफ्टर दैट जब भी पोस्ट लाइक व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स विद इन इंडिया, जिसके लिए 9 शेड्यूल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट लॉज विल बी पुट इनटू इट एंड जुडिशरी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑन दोज लॉज. तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा काम क्या है कि अगर आपने वो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं तो भी, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो भी ब्रीफ में मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि दिस टॉपिक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स यू गेट completely like acquaint with this topic, so that even if a question comes in the exam, like even if a question framed in a different manner than the way we are discussing it right now, you should be able to answer it. तो लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश क्या कि कहीं पे भी अगर लैंड रिफॉर्म होता है, इंडिया में भी लैंड, इंडिया एज एन ओवरऑल, क्योंकि लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट 7 शेड्यूल में, तो लैंड रिफॉर्म कहीं पे भी हो रहा होगा तो वो पैटर्न यही फॉलो करेगा. कितना इफेक्टिवली हुआ है, पॉलिटिकल विल कितना स्ट्रांग था लैंड रिफॉर्म के पीछे, आज के टाइम पे कितना आज के टाइम पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना इक्वल है या फिर इक्विटी कितनी ज़्यादा है उसमें, तो ये इंक्लूसिविटी कितनी ज़्यादा है उसमें, तो ये अलग बात है कितने इफेक्टिवली हुआ. लेकिन कागज़ पे जो चीज़ें होती हैं, जो पेपर पे चीज़ें होती हैं, वो सब जगह बढ़िया बढ़िया होती हैं. तो उसी तरीके से पेपर में सारी चीज़ें बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में हुई हैं. 2 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे लैंड रिफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था. एक केरला था और दूसरा एक कश्मीर में हुआ था. बंगाल में भी काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था. उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था. ये तो एक बेसिक प्रेमिस है इस पूरे टॉपिक का, इस डिस्कशन का. लेकिन जो अभी है इसमें हम ज़्यादा मतलब पेरिफेरल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. जो पूछा गया है उसी के बारे में बात करेंगे और उसी पे हम अपना फोकस बना के रखेंगे, क्योंकि वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए और जो क्वेश्चन दिए गए उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान लेकर के जाएँ और वहाँ पर अपने ज्ञान को दिखाने की कोशिश करें. दैट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर टुडे इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस. आप बाद में एग्ज़ाम होने के बाद में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, लाइक अगर आपका पहला ही अटैम्प्ट है, आप 1-2 अटैम्प्ट और दे रहे हो, उसमें आप चाहते हो कि नहीं मैं और नॉलेज एक्यूमुलेट करूँ, मुझे और पढ़ना है, तो आप कहते रहो, बहुत टाइम है उसके लिए. बट मेन सिर्फ आंसर राइटिंग का काम है. आंसर राइटिंग में आपको चाहिए बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स, कुछ अच्छे से कीवर्ड्स, डेटा, फैक्ट, यही सारी चीज़ें चाहिए. इनसे आप बढ़िया सा आंसर बना करके आओ, बात खत्म. तो जो इशू थे लैंड रिफॉर्म में, एक तो लैंड ओनरशिप. उत्तर प्रदेश में महलवादी सिस्टम था और बहुत कुछ जगहों पे ज़मींदारी भी था. तो कि बहुत बड़ा स्टेट था. जो आज हम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं इससे बड़ा था प्रायर टू इंडिपेंडेंस. उसके बाद में जब 2003 में उत्तराखंड को अलग किया गया तो उसमें थोड़ा पार्ट और चला गया हमारा. तो लैंड ओनरशिप का एक इशू था कि कुछ पर्टिकुलर लोग थे जमींदार, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड कंसनट्रेटेड था. टेनेंसी राइट्स का मतलब ये आप देखो कि अपने खेत पे आप किसी को बेसिकली दे करके आ गए शहर में रहने के लिए. आप यहाँ पे कोई जॉब वगैरह कर रहे हो और आप अपना खेत आपने दे दिया किसी को एज ए किराएदार के रूप में कि आप आओ इसकी खेती करो, कुछ पैसा आप बटैया अपना ले लो. बटैया मतलब ये शेयर क्रॉपिंग बेसिकली. आप कुछ अपना वो उतना ले लो, बाकी का मुझे दे दो, रेंट के फॉर्म में आप मुझे दे दो. खेत मेरा है, खेती आप करोगे, रेंट मैं लेता रहूँगा. टेनेंसी राइट्स. तो जैसे अगर मकान में कोई आपके टेनेंट रह रहा है, तो आज के टाइम पे तो ऐसा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह ले रखा है,
तो अगर यही चीज़ आज से 10 से 15 साल पहले चले जाएँ, तो कोई भी किराएदार जो होता था वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी उसको नहीं प्रोवाइड होती थी, या फिर सिक्योरिटी मतलब इतना ज़्यादा उसका श्योरिटी नहीं रहता था कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, या मकान मालिक ने कभी भी बोल दिया कि आप खाली कर दो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होने वाला है। खेती कर रहा है, आपने बोल दिया कि खाली कर दो, वो बेचारा लैंडलेस लेबर था, या फिर उसके पास की ज़मीन बहुत कम थी, आपकी खेत पे खेती कर रहा था वो, और आज आपने अचानक से आकर के बोला कि नहीं खेत छोड़ दो आप। जैसे उसने बोला कि नहीं थोड़ा सा हमारा आप ज़्यादा वेजेस दे दो हमको, या फिर हमारा शेयर क्रॉपिंग में, अगर मतलब कोई वहाँ पे कोई शेयर टेनेंट है, आप उससे 75 या 80% उसका प्रोड्यूस का आप ले रहे हो, तो किस बात की उसकी खेती होगी, काहे की, मतलब किसी बात की उसकी खेती नहीं रह जाएगी ना, उसका फ़ायदा नहीं होगा उसमें कुछ भी। और तीसरा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड ओनरशिप की बात थी कि कुछ लोगों से सरकार ने ज़मीन ले ली, ज़मींदारों से सरकार ने ज़मीन ले ली। टेनेंसी राइट्स की बात थी कि जो टेनेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी फील करवा दी कि आप करो खेती, आप 12 साल तक, इतने साल तक अगर आप कर भी रहे हो तो लैंड ओनरशिप भी आपको मिल सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मिलने के बाद आप लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, ये एक तीसरा इशू था। 3 इशू हैं, लैंड ओनरशिप का, टेनेंसी राइट्स का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तीनों के तीनों इम्प्रिंट हो जाने चाहिए आपके मतलब आपके दिमाग के अंदर। ये 3 इशू लैंड ओनरशिप लैंड रिफॉर्म में थे, और ये इन्हीं तीनों के ऊपर गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, इन्हीं तीनों को सही करने के लिए। एम्ड एट एलिमिनेटिंग फ्यूडल लैंड होल्डिंग। फ्यूडल लैंड होल्डिंग मतलब जमींदार जो लोग थे वो जिस तरीके से, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, समानता लाने के लिए, एंड इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। 3 चीज़ें हैं। फ्यूडल लैंड होल्डिंग, नहीं आ रहा वर्ड फ्यूडल लैंड होल्डिंग दिमाग के अंदर, तो एलिमिनेट जमींदारी सिस्टम लिख देना, ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, इनइक्वलिटी बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कीवर्ड्स याद करते जाओ। एलिमिनेटिंग फ्यूडल लैंड होल्डिंग, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये एक जगह नहीं काम आने वाले, ये मल्टीपल जगहों पे काम आने वाले हैं आपके। और एक बार अगर ये अच्छे से याद हो गया तो आई कैन गारंटी यू कि आप इतनी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हो, इतने आसानी से यूज़ कर सकते हो कि आंसर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क नहीं करना, बैठ करके वहाँ पे सोचना नहीं एग्जाम के अंदर कि अरे यार ये आ तो रहा ये थॉट हमको, लेकिन इसके लिए राइट वर्ड क्या है। राइट वर्ड वगैरह कहीं ऊपर से आएगा नहीं आपके दिमाग में कि आप बैठे हुए हो ध्यान लगा रहे हो पेपर में कि अब आएगा, नहीं आने वाला राइट वर्ड भाई। या फिर बहुत सारे टीचर लोग जो बैठते हैं बोलते हैं कि नहीं हम जा रहे हैं क्वेश्चन दे करके आपको, इतने टाइम में हम वापस आएंगे, आप आराम से बैठ करके सोचो और इसका बढ़िया सा आंसर लिखो। कोई भी चीज़ होती है एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में जो पहली चीज़ होती है वो इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचे तो सही। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप फिट करो उसको मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के अंदर, तब आप यूज़ करो उसको मल्टीपल जगह। आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास कीवर्ड्स ही नहीं है, तो आप कैसे अचानक से उसको लिख लोगे। तो यहाँ पे ये सोच करके चल रहा है कि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं आपके लिए, ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं आपके लिए। फ्यूडल लैंड होल्डिंग, इन रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आप इतनी जगहों पे यूज़ करोगे, फार्मर्स के लिए यूज़ करोगे, विमेन के लिए यूज़ करोगे, चिल्ड्रन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके बाद फिर मार्जिनलाइज सेक्शन में शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, शेड्यूल कास्ट, इन सब के लिए आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपको इंप्रूव करना है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अर्बनाइजेशन में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करना है। कोविड-19 पे अगर क्वेश्चंस आए थे जैसे पहले, उसमें भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करना था हमको। सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं था जो माइग्रेंट्स वापस आ रहे थे। तो ये कीवर्ड्स हैं। फोकस हमारा लैंड रिफॉर्म ही है, लेकिन मैं आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग टॉपिक से। तो इश्यूज ऑफ लैंड ओनरशिप, टेनेंसी राइट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये 3 इश्यूज थे। टारगेट क्या था, गोल क्या था गवर्नमेंट का, एलिमिनेटिंग फ्यूडल लैंड होल्डिंग्स, रिड्यूस इनइक्वलिटीज एंड इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर। इम्पैक्ट क्या था इसका, ग्रामीण जो रोजगार था, लाइवलीहुड, उस पर इम्पैक्ट पड़ा। लाइवलीहुड वर्ड हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर चुके हैं। पॉवर्टी रिडक्शन या फिर पॉवर्टी एलिविएशन, उसके बाद फिर रिड्यूस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये 3 इम्पैक्ट। इशू, एम क्या था और इम्पैक्ट क्या, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो अब इसको बैठ करके मैं 4 घंटे का लेक्चर बनाऊँ इसके ऊपर, उससे कई गुना बेहतर है कि मैं ये 3 कीवर्ड्स के थ्रू, मतलब इशूज़ में 3 कीवर्ड्स मैंने आपको बताएं। एम क्या था गवर्नमेंट का वो बताया, इम्पैक्ट क्या हुआ ये बताया। अब अगर ये देखोगे आप क्लियरली तो आपके 9 पॉइंट्स तो ऐसे तैयार हो गए। लैंड रिफॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपके पास 9 पॉइंट्स तो तैयार है पहले से। कि गवर्नमेंट का मेन इशू क्या था लैंड ओनरशिप में, आप बनाओ इशू ऐसे एक, उसके बाद फिर आप वहाँ पे शो कर दो कि यहाँ पे लैंड ओनरशिप का इशू था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का था, टेनेंसी राइट का। जरूरी नहीं सीक्वेंस में याद हो, जैसे भी याद आते जाए लिखते चले जाओ। द एम ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, एलिमिनेट फ्यूडल लैंड होल्डिंग्स, उसके बाद फिर इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, 3 आपने यहाँ बना दिए। उसके बाद फिर द लार्जर इम्पैक्ट वॉज सीन ऑन रिड्यूस रूरल लाइवलीहुड, पॉवर्टी रिडक्शन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, 3 बना दी। 9 पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गए।
अरे कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको आंसर में, नहीं आ रहा क्वेश्चन में समझ में कुछ भी, तो ये 3 लिख के तो आओ आप 3, ये आपको ज़्यादा अच्छा नंबर देके आ जाएगा उससे जो पैराग्राफ फॉर्म में बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहा होगा। एग्जामिनर को चाहिए क्लैरिटी, उसको ये समझ में आना चाहिए कि आपको आता है, बात खत्म। आने का मतलब है सीधा कि मेरे पास 3-4 वर्ड्स हैं जिनके थ्रू मैं अपने अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इशूज़ ऑफ लैंड ओनरशिप, टेनेंसी राइट्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एम्ड एट एलिमिनेटिंग फ्यूडल लैंड होल्डिंग, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इम्पैक्ट क्या था इसका? रूरल लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट था, पॉवर्टी रिडक्शन पे था, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे। अब स्टेजेस क्या है लैंड रिफॉर्म के? मल्टीपल फेजेस में लैंड रिफॉर्म हुआ था। टारगेटिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल इशूज। स्ट्रक्चरल इशूज का मतलब क्या हो गया? जमींदारी एक स्ट्रक्चरल इशू है बेसिकली अपने आप में, कि हमको किसी एक से लेकर के बाकी लोगों को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, पहला जो 1950 में था, 1951 में सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। पहले जमीन तो गवर्नमेंट लेके आए अपने पास, अब यहाँ पे प्रोसेस आपके साथ काम करना चालू करेगा। किस तरीके से हमको सीखना है, एक लाइफ साइकिल अप्रोच जो लोग बोलते हैं, उसमें लाइफ साइकिल में क्या होता है कि अगर पहले फर्स्ट द चाइल्ड शुड बी बॉर्न, उसका बर्थ होना चाहिए, फिर हम भेजेंगे उसको एजुकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी ना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद फिर हेल्थ वगैरह उसके बाद में आएंगे। द चाइल्ड शुड बी बॉर्न। तो पहले गवर्नमेंट अपने पास जमीन लेकर के आए, तो सबसे पहले क्या करेगी? जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो ये याद कर लेना है आपको कि ये एक्ट था बेसिकली, इसके थ्रू गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया। एबॉलिश जमींदारी, ओनरशिप विद द स्टेट। अब ओनरशिप किसके पास है? स्टेट के पास है, गवर्नमेंट के पास है। इंटरमीडियरीज लॉस देयर राइट्स, टेनेंट्स कल्टिवेटिंग गेन राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब ये एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे ये इतना बेहतरीन और इतना इफेक्टिव तरीका है एक तो याद करने का और ऊपर से एग्जाम में प्रेजेंट करने का। जैसे एग्जामिनर आपका देखेगा कि ओके ठीक है, सबसे पहले जमींदारी खत्म हुआ, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप आया, इंटरमीडियरीज जो जमींदार लोग थे, बिचौलिए, उनसे उनका राइट्स अब उनके पास नहीं है जमीन का राइट। टेनेंट्स कल्टिवेटिंग गेन राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, बात खत्म। 4 स्टेजेस है, जो टेनेंट्स वगैरह थे उनके पास भी चला गया। 30 लाख हेक्टेयर के पास एक्वायर्ड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ, डायरेक्ट एक्सेस हो गया, जो लोग कल्टीवेट कर रहे थे अपने लैंड को उनके पास डायरेक्ट एक्सेस हो गया। टेनेंसी रिफॉर्म्स, जो 3 थे लैंड रिफॉर्म्स में, उसमें सबसे पहले था लैंड ओनरशिप का। लैंड ओनरशिप के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 3-4 बार आप इसको बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लिया कि पहले जमींदारों से जमीन ले ली सरकार ने, उनका जो राइट था उसके ऊपर वो समाप्त कर दिया, उसके बाद फिर जो लोग डिजर्व करते थे उनको दे दिया लैंड। टेनेंसी रिफॉर्म्स में 1952 से 1960 तक चला। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, टेन्योर ऑफ टेनेंट। कुछ मत सोचो, अगर किसी घर में किराएदार के रूप में रहे हो या आपके घर में कोई किराएदार रह रहा है या फिर फ्यूचर में कोई आने वाला है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनी है, आप खुद सोच के देखो, अगर तीसरे चौथे दिन आकर के, दूसरे महीने आकर के आपका लैंड ओनर बोले कि भाई खाली कर दो अब, तो वो सिचुएशन तो आपकी सारी सिक्योरिटी लेकर के चला गया, वो जो रहने की सिक्योरिटी थी वो खत्म हो गया। अब 10 दिन के अंदर दूसरा घर ढूंढो। उसी तरीके से अगर कोई फार्मर किसी लैंड को कल्टीवेट करता है 10 से 12 साल से, अब आता है लैंड ओनर बोलता है कि नहीं अब छोड़ो मेरा लैंड, तो उसको भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस जो भी टेनेंट है। तो बेसिकली यही है टेनेंसी रिफॉर्म्स एक्ट 1952 से 1960। ये याद करना जरूरी नहीं है, इसमें से कोई भी ईयर वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोविजंस हैं, वो सब चीज़ें ध्यान रखना है हमको। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ, उसमें जमींदारों से जमीन ले ली सरकार ने, उनके राइट्स को, जो भी इंटरमीडियरीज थे उनके राइट्स को खत्म किया, जो डिजर्विंग लोग थे उनको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया। टेनेंसी रिफॉर्म्स, सबसे पहले इसमें एक वर्ड है प्रोवाइड सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पे फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म किया, तो फ्यूडल, ये वर्ड याद कर लेना, फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन। उसी तरीके से यहाँ वर्ड है प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया किसको? एंड टेनेंट्स को, एंड इंश्योर फेयर रेंट्स। ऐसा ना हो जाए कि 90% लेकर के जा रहा है जो भी ओनर है और 10% वो बेचारा अपने पास रखे हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रोविजंस क्या था? लैंड रिकॉग्निशन ऑफ आदिवासी या फिर असामी, जिसको बोलते हैं टेनेंट। अगर ये दोनों वर्ड्स यूज़ किए आपने, आदिवासी या फिर असामीज़, तो ये अच्छा नंबर देगा आपको, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इसको ये वर्ड्स जो है ये पता है। टेनेंट्स या फिर कल्टीवेटर्स को बोलते थे। फिक्सेशन ऑफ रेंट एट 1/4 और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस, फिक्स किया रेंट को कि इतना ही रेंट पे करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एविक्शन जो थे उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। ओनरशिप राइट्स अफेक्ट अ स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, इतने टाइम तक अगर आपने खेती की उस ज़मीन के ऊपर तो आपको ओनरशिप राइट मिल जाएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पावर ही होगा जो टेनेंट, भाई अब उसको सिक्योरिटी मिल गई कि अब आराम से इस पर खेती करेंगे हम, या फिर इतने टाइम तक खेती की है तो इतना ज़मीन हमारी हो जाएगी, रेंट नहीं हमको पे करना, सिक्योरिटी मिल गया। रेंट जो गवर्नमेंट ने उसको मतलब फिक्स कर दिया कि इतना ही रेंट पे करना है आपको, और
ठीक है, ओनरशिप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो सिक्योरिटी, फिक्सेशन ऑफ रेंट और ओनरशिप राइट्स, ये तीन तीन फायदे थे बेसिकली जो भी टेनेंट था वहाँ पे। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फॉर द कल्टिवेटर, रिड्यूस्ड रेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी कीवर्ड है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब जो बाकी के ऐसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इनहेंस, रिड्यूस, एम्पावर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इंश्योर्ड, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर ये दिमाग में टाइम पे ध्यान में नहीं आ रहा होगा आपको ना, तो फिर इसीलिए आपकी वोकैब जो है ना वो जितनी स्ट्रांग है उतने ही अच्छे तरीके से, मैं मतलब मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं जितने लोगों से मैंने बात की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। उनको बहुत ही मतलब एक गहरी समझ है कि लैंड रिफॉर्म में हुआ क्या था, टेनेंट्स को उनके राइट्स दिए गए थे, जमींदारी एवोल्यूशन किया गया था, ये सारी चीज़ें उनको क्लियर है, बट दे डोंट हैव द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो इसीलिए दिस देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन राइटिंग द आंसर्स। द मोर यू राइट द आंसर, द मोर दीज वर्ड्स go into your subconscious, and whenever you are going to write a new answer, whenever you are going to attempt a mock or in the real exam, you will be automatically able to recall all these words and अब आंसर फ्लो करेगा। इट वोंट बी लाइक अब कि एक एफर्ट लगाना पड़ रहा है आंसर लिखने के लिए, इट विल जस्ट फ्लो आउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस। तीसरा स्टेज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि अब ये सारे लैंड रिफॉर्म तो कर दिए, लेकिन अब लैंड होल्डिंग की सीलिंग इसलिए ज़रूरी था, ऐसा ना हो जाए कि एक ही घर में एक ही परिवार में बहुत सारा लैंड कंसंट्रेट हो जाए। जैसे आज तो ज़मींदारों से लैंड ले लिया, अभी उनके पास पैसा भी है, वो वापस जा करके लैंड खरीद लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी कि जिनको कंट्रोल करना, मतलब हमेशा क्या होता है कि एक लूप होल रहता है। जैसे कि अगर हम बिहार में बात करें तो 8 पर्टिकुलर कास्ट ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड कंसंट्रेटेड है। तो बिहार में अभी भी ऐसे मतलब नेशनल एवरेज जितना लैंडलेस लोगों का है उसके कंपेयर में बिहार में बहुत ज़्यादा है लैंडलेस लेवल। तो ये कैसे हो पाया? बिहार में भी लैंड रिफॉर्म्स आए होंगे, बिहार में भी लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। बिहार में तो सब एल्टर्न पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनके पास लैंड कंसंट्रेटेड है, बाकी लोगों के पास नहीं है। क्योंकि लैंड रिफॉर्म तो लाया गया, लेकिन लैंड रिफॉर्म उतना इफेक्टिव हुआ नहीं, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म उतना काम किया नहीं। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, प्रिवेंट लैंड कंसंट्रेशन एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्ट पास किया गया, यूपी इम्पोजिशन ऑफ सेलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स एक्ट। तो ये 3 एक्ट हैं। टेनेंसी रिफॉर्म्स एक्ट जो पास किया गया, उसके बाद जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वो भी पास किया गया, और स्टेज 3 में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। यही 3 चीज़ें याद करनी है आपको। और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया इशू क्या था, लैंड ओनरशिप का इशू था कि जमींदार जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड कंसंट्रेटेड था, तो पहले उनसे लैंड लेंगे। टेनेंसी राइट्स में हमने बात की सिक्योरिटी की, रेंट फिक्स करने का, ओनरशिप का। उसके बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में लैंड सीलिंग इंपोज करने के बाद इंडिविजुअल लैंड सीलिंग भी इंपोज हुई और फैमिली लैंड सीलिंग भी इंपोज हुई। तो इतना हमको पता रहेगा, इफ वी नो दिस मच ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो बड़े आसानी से हम एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। अब स्टेज 4 जो ये बाद में बेसिकली आया है, इसका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो चेकबंदी की बात कर रहे थे हम लोग कि सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने बात किया था, जो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये बाद में बेसिकली लाया गया था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो जो चकबंदी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग जब प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इनके पास जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड लैंड है, तो उसका एक सोल्यूशन ये भी है लैंड कंसोलिडेशन का। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बेसिकली किस लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अगर बहुत ही छोटा लैंड है तो उसको फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर सकता है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है अपने प्रोड्यूस को, बेसिकली एक मतलब खाने जीने वाली फार्मिंग रह जाती है वो। तो इसको ओवरकम करने के लिए कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एड्रेसेस द इशू ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स एंड इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। इसके लिए जो की लेजिस्लेशन था, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, जो कि 1953 में पास किया गया था। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स उनको मर्ज किया गया सिंगल कॉम्पैक्ट प्लॉट के अंदर, रीडिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी एंड ओरिजिनल लैंड होल्डिंग साइज। तो सॉइल क्वालिटी और इसका ध्यान रखते हुए उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये टेक्निकल चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आएगा लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, वो भी ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरीके से हुआ था। 4 स्टेजेस में लैंड रिफॉर्म हुआ था। एक जो लास्ट है वो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड जो बनाए जा रहे हैं, वो भी एक बेसिकली एक एफर्ट है टू रिफॉर्म दिस पर्टिकुलर ऑफ मतलब जो भी लैंड रिफॉर्म्स है उस डायरेक्शन में एक और एफर्ट है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट बना रही है। इसी पे हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश, हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। तो ऊपर के हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं इसको एक बार और सारी उन्हीं चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे रिपीटेशन होने वाला है।
तो एक बार और देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल ऑल्सो गेट कंप्लीट। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ? रिड्यूस इनइक्वलिटीज, इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड टेनेंट्स, एलिमिनेट फ्यूडल लैंड होल्डिंग सिस्टम। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये 3 टारगेट थे, एक बढ़िया सा ऐसा बनाया मैंने। ये प्रेजेंटेशन के मेथड्स भी आप देखते चले जाना, धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। स्टेज 1 में मैं सीधा ये बना सकता था, ये तो मैंने लिखा इतना ज़्यादा बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग, तो मैं लिख लिख करके प्रैक्टिस किया मैंने। लेकिन आप सीधा एग्जाम में, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये बना के आऊँगा, एबॉलिश जमींदारी, ये एक्ट लिखूंगा, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एबॉलिश जमींदारी, लैंड ओनरशिप विद द स्टेट, टेनेंट्स कल्टिवेटेड, गेंड ऑक्यूपेंसी राइट। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? 30 लाख हेक्टेयर्स लैंड वॉज एक्वायर्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूछ रखा आपसे, हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। स्टेज 2 में टेनेंसी रिफॉर्म्स आया, लीगल रिकग्निशन मिल गया, फेयर रेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, रेंट फिक्स हो गए थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एविक्शन, ओनरशिप राइट्स आफ्टर कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन। तीसरा स्टेज था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग पे, प्रिवेंट लैंड कंसंट्रेशन, किसी के मतलब ये वही जो आपको मैंने बताया कि आज के टाइम पे भी आप देखोगे बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स हैं। आप बस जाकर के नेट पे डालना कि हाउ मच ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज़ लैंडलेस, और पर्टिकुलर स्टेट जैसे बिहार का डालना, यूपी का डालना, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्यों सीलिंग जरूरी थी लैंड होल्डिंग पे। तो द रिफॉर्म वॉज कैरिड आउट यूजिंग यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स एक्ट। ये एक्ट के नाम याद कर लेना, यूपी चाहे यूपी सीलिंग ऑफ यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, टेनेंसी रिफॉर्म्स वाला जो एक्ट था वो सीधा लिख लेना, टेनेंसी रिफॉर्म्स एक्ट, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम 1951 में, जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। ये नाम याद होने चाहिए, इनका पर्पज़ याद होना चाहिए, और जो कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे फेयर रेंट, लीगल रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी एविक्शन, ओनरशिप राइट्स, लैंड कंसंट्रेशन, लैंड कंसंट्रेशन, प्रिवेंट लैंड कंसंट्रेशन, ये भी कीवर्ड है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है। उसके बाद फिर जो ये कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे फिक्स करके लिख के आनी पड़ेंगी, मतलब इस तरीके से लिख करके आना पड़ेगा कि जिससे ये पता चले कि इसने इस सब्जेक्ट इस टॉपिक के ऊपर काम किया है। बहुत सारी चीज़ें नहीं, एक अभी आपको सीक्वेंस में जैसे मैंने बताया ना कि इसमें लाइफ साइकिल अप्रोच आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले जिसके पास लैंड है वहाँ से लैंड ले, फिर जो लोग उस लैंड को बहुत पहले से कल्टिवेट कर देते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें। फिर ऐसा ना हो जाए कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी लोगों को लैंड नहीं मिला। क्यों? आज तो आपने लैंड दे दिया, फिर जिनका लैंड लेकर के दिया था वो ऑलरेडी पावरफुल है। किसी भी अगर आप एक फैमिली में देखोगे तो उनको मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंचने के लिए या फिर लोअर क्लास से मिडिल क्लास तक पहुंचने के लिए जनरेशंस लग जाती हैं। जब तक कोई 1-2 जनरेशन अच्छे से खुद को खपाती नहीं है, खुद मेहनत नहीं करती, तब तक वो फैमिलीज नहीं पहुंचती हैं वहाँ तक। अगर बीच में ही ऐसा हो गया कि आज गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, आज गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया, उसके बाद फिर जो लोग ऑलरेडी उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उन्होंने वापस से वो ले लिया उनसे प्लॉट, वापस से वो जमीन उनसे वापस ले ली, तो वापस से वो मतलब देन अगेन दे विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस जहाँ से वो चालू किया था उन्होंने। पॉवर्टी और मतलब एक्सप्लॉयटेशन वाले टाइम में उन्होंने चालू किया था, अभी वो वापस से वहीं पहुंच जाएंगे। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग चेकबंदी ये 4th स्टेज था। तो इसलिए ज़रूरी है सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो जब आप ये चीज़ें सोचना चालू करोगे तो आपको समझ में आएंगे। अब जब ये सब कुछ हो गया तो अब प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देंगे हम, तो वो चेकबंदी उसके लिए था। इम्पैक्ट क्या था उसका? लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो टेनेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी मिला, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुआ। ये सब चीज़ें ऐसे थोड़ी हैं कि मतलब अब देखो अगर सिक्योरिटी मिल रहा है टेनेंट को तो एक्सप्लॉयटेशन अपने आप ही खत्म होगा। मैंने एक नया पॉइंट उससे बना दिया, पॉइंट से पॉइंट जनरेट करना है। लैंड इम्पैक्ट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है ना, पूरे का पर्पज़ ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। बस ये वर्ड याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो अपने आप क्लिक करेगा अच्छा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात तो यहाँ पे सर ने की थी। सरप्लस लैंड विद द एबोलिशन ऑफ जमींदारी वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये मिला था, फोर्स्ड इविक्शन से बचाया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया, इससे सिक्योरिटी इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब ऐसा होगा कि अगर मान लो किसी को कैसे ये सब चीज़ों को कनेक्ट करना है, मान लो आपने किसी को रेंट पे दे दिया अपना ज़मीन खेती करने के लिए, अब वो आया उसको पता है कि भाई ये मेरे को 1-2 साल के अंदर निकाल देंगे, वो क्यों अपना पैसा डालेगा उस ज़मीन के ऊपर? उसका काम बस इतना है कि यहाँ कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल लूँ, अपना जो भी है करना अपना लेकर के हिस्सा बाकी इनको दे दूँ। तो जहाँ पे उस खेत से 2 टन 3 टन का प्रोडक्शन होना चाहिए था, उस खेत से वो 1 ही टन का, वहाँ पे ना वो मैकेनाइजेशन में कभी ध्यान देगा, ना वो कभी फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। टेनेंट तो करेगा ही नहीं। जो लैंड ओनर है उसको पता है कि मेरे पास तो 50 एकड़ खेत है, और इस देश के अंदर पीपीपी मॉडल पे तो हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, सारी चीज़ें सस्ती हैं, लेबर बड़े आसानी से मिल जाता है, तो मैं क्यों पैसे खर्च करूँ, मैं क्यों उसके ऊपर जा करके काम करूँ ज़मीन के ऊपर? मुझे तो रेंट मिल रहा है ना। जैसे दिल्ली में अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, इतने ख़राब इतने बर्बाद कंडीशन में जो लोग मतलब फ्लैट्स वगैरह हैं रेंट पे लेकर के रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि ना ओनर को कुछ पड़ी है कि तुम जाओगे तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा,
इस जगह की वैल्यू ही ऐसी है। और जो टेनेंट है उसको क्या है कि यार मुझे 1-2 साल के अंदर यहाँ से निकलना, तो मैं क्यों पैसे खर्च करूँ। तो जब तक आप उसको कंप्लीट राइट नहीं दोगे तब तक वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वहाँ पे नहीं चालू होंगे। रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एम्पावरमेंट विद लैंड ओनरशिप केम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, अगर आप जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये दूसरे से 5वां पॉइंट कनेक्टेड, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कनेक्टेड है, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कनेक्टेड है। रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, ये भी आपस में कनेक्टेड ही है, जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला तो रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो हो रही है वो भी है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ में, सोशियो इकोनॉमिक वाली बात, कि कितने जगहों पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलेगा, जब ज़मीन है तभी बैंक आपको लोन देगी। एम्प्लॉयमेंट हम हर जगह ये लगभग बात करें, टूरिज्म में बात किया, मिनरल में बात किया, एग्रीकल्चर में बात किया, एग्रीकल्चर वाले में बात कर ही रहे हैं इसकी। तो एम्प्लॉयमेंट हो ही रहा है यहाँ पे, स्मॉल स्केल फार्मिंग क्रिएटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इम्पैक्ट ऑन लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, क्या क्या चीज़ें थी। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अब इसको आप क्लोज कर लो, यू जस्ट क्लोज ऑल दीज थिंग्स, उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लैंड अगर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो भी फार्मर्स थे या फिर जो टेनेंट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो रहा है तो टेनेंट्स वगैरह जो है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी मिल रखी है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल रखी है तो उनका सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, साथ ही साथ में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो रहा है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी अब बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। और उसके बाद फिर अगर जमीन है तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी मिलेगा। आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे 3-4 बार आपने इसको कनेक्ट किया तुरंत आपको कम से कम 7 पॉइंट्स अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो 7 में से गारंटीड है आपको 5 से 6 पॉइंट एज इट इज एग्जाम के अंदर याद आने वाले हैं कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कम हो रहा है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी, सोशल इंपावरमेंट होगा, इकोनॉमिक इंपावरमेंट होगा, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल सकेगा क्योंकि उसके पास जमीन है तभी वो बैंक लोन देगा। ऐसे ही याद होगा ये सब कुछ। और एक बार ये चीज़ें याद होनी चालू हो गई, एक बार आपको ये फ्रेमवर्क में बैठाना आपने चालू कर दिया, याद होने का मतलब ये हो गया कि आपको फ्रेमवर्क में बैठाना है, कनेक्शन ऐसे ड्रॉ करते जाना है कि अगर पॉइंट से पॉइंट में जनरेट कर रहा हूँ आपको ये समझ में आएगा कि यार लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसे कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए जरूरी है कि इसको रिपीट करते रहो आप। तो ये पहला ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया इसको। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एग्रीकल्चर टॉपिक लाइक इंटायरली। 2 ही क्वेश्चन और बच रखे हैं। सो थैंक यू सो मच। I will very soon I will bring the next video and then we will go to the next topic.